Welcome students, I am Varun Agrawal and this is your channel Mantra of the Biology. टीचर और स्टूडेंट का एक रिश्ता ऐसा होता है जिस रिश्ते में वो बहकर अपने टीचर से उस ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है जिस ज्ञान के सहारे वो किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सकेगा। इसलिए जब कभी भी किसी भी आपको मंजिल को प्राप्त करना है तो अपने टीचर से जुड़िए और उनसे उस ज्ञान की प्राप्ति करने की कोशिश कीजिए जिससे कि आपको वो एक ऐसा ज्ञान मिले जिसके सहारे आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। जब तक आप अपने टीचर से इमोशनली अटैच नहीं होते हैं, जब तक आप उस टीचर से कुछ नहीं सीख सकते। इसलिए अपने टीचर से अटैच होइए, उनसे जितना हो सके उनसे सीखने की कोशिश कीजिए। और टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता भी यही होता है। जब तक उन दोनों के रिश्ते में एक हार्मोनी नहीं होगी, जब तक उन दोनों के रिश्ते में एक रेस्पेक्ट नहीं होगा, जब तक कभी भी ना टीचर सक्सेसफुल होगा ना स्टूडेंट सक्सेसफुल होगा। तो ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें टीचर भी स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखता है और स्टूडेंट भी टीचर से बहुत कुछ सीखता है। और इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने एथिक्स को मेंटेन करें, अपने डिसिप्लिन में मेंटेन करें और अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करें और जितना हो सके उनसे सीखने की कोशिश करें। और टीचर की भी यही जिम्मेदारी होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को लेकर ऑनेस्ट रहे, उनको वो जो चीजें जो उनसे वो प्रॉमिस करते हैं उन सभी प्रॉमिस को वो टाइम टू टाइम पूरा करें। हर टीचर की भी यही जिम्मेदारी है और हर स्टूडेंट की भी अपनी जिम्मेदारी है। अगर एक स्टूडेंट और एक टीचर दोनों अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाते हैं तो ना कभी टीचर अनसक्सेसफुल होगा, ना कभी स्टूडेंट कभी अनसक्सेसफुल होगा। इसलिए जरूरी है दोनों के लिए सक्सेसफुल होने के लिए दोनों का एक सही हार्मनी लेवल पे होना बहुत जरूरी है। इसी भावना के साथ में हमने अपना चैनल बनाया जिसमें हम हर स्टूडेंट के साथ में एक सही प्रॉमिस निभाते हैं, जिसमें उनको हर एक वो पॉइंट सीखने को मिले जिससे उनके फ्यूचर में वो सीखने के लिए मदद करे। चलिए स्टूडेंट, हम आगे चलते हैं एक सद्भावना के साथ में कि हम जो करेंगे अच्छा करेंगे और हमारा जो एम है, जो हमारा मकसद है, उसके साथ हमेशा अड़े रहेंगे। ठीक है, हमेशा उसके साथ स्टैंड रखेंगे। चलिए, हमने लास्ट के लेक्चर में पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन जो है उसके सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के क्या फंक्शन होते हैं, इसके अलावा उसमें प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन होता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के बारे में होता है। और इसके अलावा जो प्रोटीन और लिपिड की जो मूवमेंट होता है वो किस तरीके से अपना मूवमेंट करता है, हमने कुछ इन चीजों के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम कुछ मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और सेल मेम्ब्रेन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं सेल मेम्ब्रेन की, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स से या कैरेक्टरिस्टिक से मतलब क्या है। ये कैरेक्टरिस्टिक से मतलब है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर होती है, मतलब बाई लेयर होती है। तो बाई लेयर होने की वजह से उस सेल के फंक्शंस में क्या इफेक्टिवनेस आती है और उसे क्या बेनिफिट होता है पूरी सेल को, वो हमें जानने की कोशिश करना है। ठीक है, चलिए। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बाइलेयर मेम्ब्रेन की जो बाइलेयर मेम्ब्रेन है, कहने का मतलब है यहाँ कौन सी बाइलेयर की बात कर रहा है, लिपिड बाइलेयर की बात की जा रही है यहाँ पे कि जो लिपिड बाइलेयर है उस मेम्ब्रेन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। दे आर एम्पीफेटिक इन नेचर। देखिए एम्पीफेटिक मतलब क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर पोलर और नॉन पोलर ग्रुप दोनों होते हैं। इसके अंदर पोलर ग्रुप भी होता है और नॉन पोलर ग्रुप भी होता है। जो पोलर ग्रुप होता है वो आपका हाइड्रोफिलिक भाग होता है, हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है, और जो नॉन पोलर होता है वो हाइड्रोफोबिक भाग होता है। सो इट मींस मतलब कहने का मतलब है आपकी जो लिपिड की जो एक अब लिपिड की जो लिपिड होता है वो एम्पीफेटिक होता है जिसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पोलर से मतलब क्या होता है। पोलर से मतलब है कि एक ऐसा पार्ट जो वाटर के साथ में जो अटैचफुल हो और जो वाटर के साथ में इजीली जुड़ सकता है, वाटर के लिए अफेक्शन दिखाता है, उसको कहते हैं पोलर पार्ट। और जो वाटर के साथ में अफेक्शन नहीं दिखाता, वाटर के साथ अटैच नहीं होता, उसको कहते हैं नॉन पोलर पार्ट। तो इट मींस जो पोलर पार्ट है वो क्या हो गया आपका अपर, जो कहते हैं ना बड़ा सा गोला गोला सा था जो ग्लिसरॉल और फॉस्फेट का बना था, वो पोलर पार्ट हो गया। तो जो पोलर पार्ट होता है, ठीक है, जो पोलर पार्ट होता है वो पोलर पार्ट आपका बना होता है लाइक फॉस्फेट और ग्लिसरॉल का बना होता है, जो कि वाटर के साथ अफेक्शन दिखाता है। लाइक जो नॉन पोलर पार्ट होता है वो लिपिड का पोर्शन होता है और वाटर के साथ किसी तरीके का अफेक्शन नहीं दिखाता है, इसलिए उसको नॉन पोलर पार्ट कहते हैं। ध्यान रखना केमिस्ट्री में भी जिसको पोलर उसी को कहते हैं जो वाटर के साथ अफेक्शन दिखाएगा। ओके, इट इज स्टेबल ड्यू टू द हाइड्रोफोबिक नेचर। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब डर।
मतलब ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या होता है, डर ही है जो लोगों को जोड़ रहा है। ध्यान रखना, इसलिए कह रहे हैं ना कि कभी कभी डर भी काम कर जाता है, जैसे कि कोरोना वायरस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आज इस कोरोना वायरस से हमें मानना है कि डरना नहीं है, लेकिन बिल्कुल भी कहते हैं कि डरना भी नहीं है, और बिल्कुल भी कहते हैं ना कि बेफिक्र भी नहीं हो जाना है। ठीक है, डर की वजह से ही आज आप अपने घर में भी हैं। ठीक है, हम डर की वजह से आप अपने घर में हैं, आप अपने घर में हैं तो सुरक्षित हैं, घर के बाहर गए तो फिर किसी तरीके से आप अनसेफ हैं। इसलिए घर के अंदर रहेंगे तब ना सुरक्षित रहेंगे। तो आज उस डर ने ही हमें अंदर रखा हुआ है, क्योंकि हम आसपास के न्यूज चैनल देखते हैं तो देखते हैं कोरोना के क्या क्या लगातार कैसे कैसे केसेस आते हैं, लोगों की डेथ इसलिए हो रही है क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर अवेलेबल नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी भी तो एक टाइम के बाद में अपने आप को अनस्टेबल कर ही जाती है। ठीक है, तो इसलिए हाइड्रोफोबिक मतलब कहने का मतलब है कि जब लिपिड की दो लेयर में जब जो नॉन पोलर पार्ट होता है, व्हेन दे कम अटैच टू ईच अदर, जब दोनों के पास पास आते हैं, जब दोनों एक दूसरे के पास पास आते हैं तो मेम्ब्रेन स्टेबल बन जाती है। तो यहाँ पे डर ही है वो, जहां डर ही है वो जो मेम्ब्रेन को बनाए रखता है। ठीक है, कई बार आपने भी देखा होगा कि आपके कई बार दोस्त होते हैं, लेकिन आप चाहे उनसे कितना भी लड़ लें, लेकिन जैसे कोई आसपास, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, कभी आपको कोई ग्रुप में बैठकर आप कोई भूतों की बातें कर रहे हैं, ठीक है, भूतों की बातें कर रहे हैं, और हो सकता है कि उन दोस्तों के साथ आपकी बनती नहीं हो, लेकिन मिल बैठकर एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए भूतों की बातें कर रहे हैं, और जैसे भूत की कहानी खत्म हुई, जैसे घर जाने का टाइम आता है, कोई अकेले के लिए घर नहीं जाएगा, चाहे आपकी कितनी नहीं बन रही हो, साथ साथ जाते हैं। इसे ही कहते हैं हाइड्रोफोबिक। आई मीन टू से फोबिक, यहाँ पे हाइड्रो नहीं है, वहां पे भूत फोबिक है, लेकिन यहाँ हाइड्रोफोबिक है, इतना ही फर्क है। तो कभी कभी ध्यान रखना, डर की वजह से भी कभी कभी लोग साथ में हो जाते हैं, तो यहाँ डर की वजह से मेम्ब्रेन कभी कभी स्टेबल हो जाती है। ठीक है, यहाँ बस वाटर का डर है और कुछ नहीं, वहां भूत का डर था कहानी में। ओके, दे हैव सेल्फ रिपेयरिंग कैपेसिटी। इनमें क्या होता है, ये अपने आप को सेल्फ रिपेयर कर लेती है, इनको मतलब किसी मैकेनिक की जरूरत नहीं होती है। जैसे आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो कभी कभी आपको मैकेनिक की जरूरत पड़ती है, आपको कॉल करना पड़ता है, या कभी कभी गाड़ी को लेके जाना पड़ता है, ये खुद अपना रिपेयर कर लेते हैं। सोचिए कितनी अच्छी बात होती है अगर आपकी गाड़ी भी अगर पंचर हुआ, खुद ही अपने आप को रिपेयर कर ले। ठीक है, लेकिन भगवान ने इनको लिविंग कैपेसिटी दी है, यू आर लिविंग तो अपनी रिपेयरिंग करना खुद जानो। ठीक है, तुम्हें कोई मैकेनिक नहीं आने वाला तुम्हारे पास बनाने के लिए। क्यों सेल्फ रिपेयरिंग होती है, मान के चलो, देखिए एक जेल है, जेल को बीच में से काट दीजिए, कुछ टाइम के बाद जेल दोबारा जुड़ जाएगी। नॉर्मल है, एक जेल लीजिए, जेल को बीच में से काटिए, फिर अपना नाइफ उठा लीजिए, वो जेल के पार्ट अपने आप दोबारा से जुड़ जाएंगे, क्योंकि उनमें सेल्फ रिपेयरिंग कैपेसिटी होती है। एंड बीइंग कंटिन्यूअसली रिन्यूड मतलब अपने आप को दोबारा से रिन्यू करती है, और एंड रिमूव्ड थ्रू द एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस, मतलब एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस के थ्रू अपने आप को रिन्यू करती है और खत्म भी करती रहती है। अब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि ये अपने आप की सेल्फ रिपेयरिंग कैपेसिटी होती है, तो अपने आप को दोबारा रिपेयर करती रहती है। एंड बीइंग कंटिन्यूअसली रिन्यूड मतलब अपने आप को रिन्यू भी करती है। ठीक है, मतलब अपने आप को दोबारा से रिन्यू कर लेगी और अपने आप को रिमूव भी कर देती है। रिन्यू करने का मतलब क्या है, यहाँ पे रिन्यू करने का मतलब क्या है कि ये अपने आप को दोबारा से जैसे अगर खत्म हो गई तो अपने आप से रिन्यू भी कर लेगी और रिमूव भी कर सकती है, मतलब अपने सेल मेम्ब्रेन को वहां से हटा भी सकती है। अब क्यों हटाती है, क्या काम करती है, वो हम पढ़ेंगे एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस से। और एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस दोनों को मिला के बोला जाता है बल्क ट्रांसपोर्ट। चलिए पहले हम एंडोसाइटोसिस पढ़ते हैं और एक्सोसाइटोसिस पढ़ते हैं, फिर हम समझ जाएंगे कि ये कहना क्या चाहता था। ठीक है, भैया कहना क्या चाहते हो ये तो बताइए। एक्सोसाइटोसिस अकर इन ए प्लांट एंड एनिमल सेल बोथ। ध्यान रखना, एक्सोसाइटोसिस एनिमल और प्लांट सेल दोनों में होता है, लेकिन जो एंडोसाइटोसिस है वो केवल और केवल, ध्यान रखना, एंडोसाइटोसिस है वो केवल और केवल एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। क्यों नहीं होता, अब देखते हैं वन बाय वन चीजें। एक्सोसाइटोसिस में मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन एंड फर्दर कंटेंट एंड रिलीज इनटू द आउटर एनवायरनमेंट। देखिए, एक्सोसाइटोसिस, एक्सो मतलब बाहर, साइटोसिस मतलब साइटोप्लाज्म से बाहर। फिर सुनिए, एक्सोसाइटोसिस मतलब साइटोप्लाज्म से बाहर। जैसे आपका एक सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, सेल के साइटोप्लाज्म से बाहर भेजना, वही क्या कहलाता है, एक्सोसाइटोसिस फिनोमिना कहलाता है। जब आपके सेल मेम्ब्रेन, जब आपके सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ वेसाइकल्स बनती हैं, कुछ फूड वेसाइकल्स बनती हैं, दे कैन बी सेंड आउट इनटू द आउटर एनवायरनमेंट थ्रू द वेसाइकल्स। वेसाइकल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड जो वेसाइकल्स होती हैं, उन मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसाइकल्स के फॉर्म में हम उनको बाहर भेज सकते हैं। देखिए, मैं आपको पहले स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। देखिए देखिए आप यहाँ पे देखिए, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ दिस इज अ वेसाइकल, ये वेसाइकल है,
अब ये वेसाइकल क्या होता है, आपको बाहर भेजना है, कहां भेजना है, आपको बाहर भेजना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले वेसाइकल जाती है आपके सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड होती है, ठीक है। अब वो वेसाइकल जैसे ही सेल मेम्ब्रेन से अटैच हुई तो वेसाइकल तो क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन गई, ठीक है। वेसाइकल तो क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन गई, और जब वेसाइकल सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन गई तो जो जो आपकी सेल मेम्ब्रेन थी वो दोबारा से अपने आप को रिन्यू कर गई, और जितने भी पार्टिकल थे उसको आपने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भेज दिया। देखिए यहां पर दिस इज योर वेसाइकल, ये आपकी वेसाइकल है। ये वेसाइकल जैसे ही मेम्ब्रेन के पास में गई तो मेम्ब्रेन से ये वेसाइकल अटैच्ड हो गई, और जितने भी पार्टिकल थे उनको सारे बाहर की बाहर भेज दिया, और यहां पर सेल मेम्ब्रेन भी रिन्यू हो गई। तो ये क्या हुआ, एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ लेना। जैसे कोई लार्ज पार्टिकल है, अब मेम्ब्रेन को अपने अंदर पार्टिकल लेना है, और ध्यान रखना जब भी कोई पार्टिकल भेजा जाता है या पार्टिकल अंदर लिया जाता है तो कभी भी उसकी पैकेजिंग की फॉर्म पैकेज करके लिया जाता है। मतलब जैसे आप कोई, ऐसे देखिए आप कभी अमेजोन से सैंपल मंगवाते हैं, या आप अमेजोन से आपने कोई बुक मंगवाते हैं, या फिर अमेजोन से कुछ भी आप अपने खाने पीने का या कोई भी चीज मंगवाते हैं, तो अमेजोन क्या करता है, ऐसा थोड़ी ना है कि बुक ले ली और क्या कहते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने अमेजोन से एक वॉशिंग मशीन मंगवाई। आप ऐसा थोड़ी ना करेगा कि अमेजोन सीधा वॉशिंग मशीन लेगा और उठा के रख देगा, खुली वॉशिंग मशीन लेके आएगा, कभी नहीं करता ना, पूरी उसकी रैपिंग होती है अच्छे से। क्यों, क्योंकि अगर आप लेके आ रहे हो रास्ते में, अगर मान के चलो आप खुला लेकर आए, आपने मोबाइल मंगवाया और मोबाइल को बिल्कुल ओपन मोबाइल आपको देगा, तो होगा क्या, हो सकता है कि बीच में से डैमेज हो जाए। इसलिए क्या होता है, उसकी प्रॉपर पैकेजिंग होती है, ठीक है, प्रॉपर पैकेजिंग होती है। इस पहले व्हाइट लेयर होती है, ठीक है, उस पर एयर का प्रेशर मेंटेन होता है ताकि उसमें कुछ प्रेशर भी पड़े तो वो टूटे ना। फिर उसके ऊपर एक दूसरी क्या कहते हैं, उसके ऊपर एक ब्राउन एनवेलप होता है, उसकी पैकेजिंग होती है। फिर अमेज़न का रैपर होता है उसकी चारों तरफ। तो इस तरह से प्रॉपर रैपिंग करते हैं। उसी तरीके से अगर आपको कोई भी पार्टिकल अंदर लेना है या कोई पार्टिकल बाहर छोड़ना है तो उसके लिए इसकी चारों तरफ उसकी पैकेजिंग की जाती है। कैसे, आपने जब लार्ज पार्टिकल को जब अंदर लेना है तो मेम्ब्रेन क्या करती है, उसके चारों तरफ अपने आप को मेम्ब्रेन क्या करेगी, देखिए मेम्ब्रेन, देखिए अब आपने कोई लार्ज पार्टिकल है, कोई खुला लार्ज पार्टिकल आ रहा है, तो मेम्ब्रेन क्या करेगी, उस लार्ज पार्टिकल को पहले चारों तरफ से कवर कर देगी। मेम्ब्रेन क्या करेगी, लार्ज पार्टिकल को पहले चारों तरफ से कवर कर देगी, और कवर करने के बाद में फिर ही उसको अंदर आने देगी। अब क्या हुआ, जब पार्टिकल को मेम्ब्रेन ने चारों तरफ कवर कर दिया, जब पार्टिकल को मेम्ब्रेन ने चारों तरफ कवर कर दिया, अब क्या हुआ, कवर कर दिया मतलब मेम्ब्रेन ने अपना पार्ट दिया, मेम्ब्रेन ने यहां पर बलिदान दिया। उन्होंने कहा देखो भाई, तुम अंदर जा रहे हो, हम तुम्हें ऐसे अंदर जाने नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप तुम ऐसे अंदर जाने दिया ना तो तुम सेल के अंदर डैमेज हो सकते हो। तो हम चारों तरफ अपनी सेल मेम्ब्रेन, हम चारों तरफ तुम्हारे एक लेयर बना देते हैं, उस लेयर के अंदर सुरक्षित रहोगे और उसी फॉर्म में तुम्हें अंदर जाना है। तो देखिए अंदर आ गए, तो सेल मेम्ब्रेन क्या हुआ, इसके चारों तरफ लग गई। अब मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ जब चिपक गई तो क्या हुआ, मेम्ब्रेन ने अपना बलिदान दिया, तो मेम्ब्रेन क्या हुआ, मेम्ब्रेन वहां पे रिमूव हो गई। जब भी तो भैया मेम्ब्रेन कहां से आएगी, मेम्ब्रेन रिमूव हो गई, और उसके बाद में रिमूव होने के बाद किसके साथ आ गई, वो उस पार्टिकल के साथ में आ गई। समझ में आ गया। अब क्या होगा कि अगर वो पार्टिकल के साथ में आएगी तो मेम्ब्रेन वहां से रिमूव हो गई, और जब मेम्ब्रेन वहां से रिमूव हुई तो उसका रिन्यू करना भी तो जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे मेम्ब्रेन अगर ऐसे रिमूव होने लगेगी तो मेम्ब्रेन तो खत्म हो जाएगी। तो मेम्ब्रेन अपने आप को रिन्यू करना भी जानती है और रिमूव करना भी जानती है। यहां पर मेम्ब्रेन रिन्यू हो गई थी, यहां पर मेम्ब्रेन रिमूव हो गई। तो एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस ये दोनों जुड़े हुए हैं ट्रांसपोर्टेशन से। जब किसी भी मटेरियल को आपको सेल से बाहर भेजना है, एक्सो अंदर लेके आना है, एंडो। जब एक्सोसाइटोसिस होता है तो मेम्ब्रेन रिन्यू होती है, एंडोसाइटोसिस होता है तो मेम्ब्रेन रिमूव होती है। तो देखिए ऐसा नहीं कि रिमूव हो गई तो रिन्यू करना नहीं जानती, अपने आप को रिन्यू करना भी जानती है, और इसलिए इसमें सेल्फ रिपेयरिंग कैपेसिटी होती है। और यही एक रीजन होता है इसकी फ्लूडिटी का, या क्वाजी नेचर फ्लूइड का। फ्लूइड है तभी, दैट्स व्हाई, लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर सॉलिड होता तो कभी रिन्यू भी नहीं होता। दूसरी बात, अगर सॉलिड होता तो कभी लाइक इस तरीके से इसकी वेसाइकल की मेम्ब्रेन कभी इसकी सेल मेम्ब्रेन से अटैच नहीं होती। भाई सॉलिड कैसे जुड़ेगा, फ्लूइड तो जुड़ सकता है, और ना ही जब ये लार्ज पार्टिकल अंदर आ रहा होता और ना ही सेल मेम्ब्रेन इसके आसपास जुड़ती। पॉसिबल नहीं है ना, सॉलिड कैसे जुड़ेगा, इसलिए मेम्ब्रेन को फ्लूइड किया गया। और वो फ्लूइड कैसे बना, जब मेम्ब्रेन बाइलेयर हुई, क्योंकि एक सिंगल लेयर अपने आप को स्टेबल नहीं रख सकती थी। इसलिए क्योंकि सिंगल लेयर अगर सिंगल लेयर होती तो नीचे का जो साइटोप्लाज्म उसको खा जाता। तो मेम्ब्रेन ने क्या किया, अपने आप को डबल कर दिया, और जब मेम्ब्रेन ने अपने आप को डबल कर दिया तो मेम्ब्रेन डबल लेयर हो गई, और जब मेम्ब्रेन बाई लेयर हो गई तो मेम्ब्रेन स्टेबल हो गई।
ठीक है, तो एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस एक फिनोमिना है जिसके थ्रू हम मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट टू द इनर इन्वायरमेंट, फ्रॉम इनर इन्वायरमेंट टू द आउटर इन्वायरमेंट, और हम दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, देखिए एक्सोसाइटोसिस अकर इन ए प्लांट एंड एनिमल सेल, अब समझ में आ गया। अब देखिए, इन विच मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल ट्रांसपोर्ट टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन and further contain water molecule released into the outer environment and the part of that vesicle it become a part of a cell membrane, जिसके थ्रू मेम्ब्रेन अपने आप को रिन्यू कर देती है। अब देखिए जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए द बीइंग कंटिन्यूअसली रिन्यूड एंड रिमूव्ड, देखिए रिन्यू किसके थ्रू करेगा, एक्सोसाइटोसिस, और रिमूव किसके थ्रू करेगा, एंडोसाइटोसिस। तो ये दोनों वर्ड्स क्लियर हो गए। ओके ओके, नाउ एंडोसाइटोसिस प्लांट सेल के अंदर नहीं होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखिए सेल वॉल मोटी होती है। अगर किसी को लाइक आपको अंदर लेके आना है, ठीक है, एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, आपको अंदर की तरफ लेके आना है, तो पहले ही तो चारों तरफ क्या होती है, सेल वॉल होती है। अब सेल वॉल क्या होगा, सेल वॉल होगी तो सेल वॉल की वजह से वो पार्टिकल, अब देखिए अगर मान के चलो सेल वॉल होगी, देखिए मैं सिंपल समझाता हूं आपको। ठीक है, ये मान के चलो सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अगर मान के चलो किसी को भी फॉर एन एग्जांपल कि अगर कुछ भी आना है, वैसे फॉर एन एग्जांपल कि अगर मान के चलो कुछ भी लेके आना है, जैसे कि एक मिनट, चलो उसको मैं कुछ और कर देता हूं। ये कोई स्ट्रक्चर है, आपको इसको अंदर लेके आना है। अब कैसे लेके आओगे, देखिए पहली बात तो देखिए, पहली बात तो क्या है कि देखिए पहली बात दिक्कत क्या होती है, क्योंकि इसको ले जाने के लिए, इसको अंदर लाने के लिए, इसको अंदर लाने के लिए अंदर लेके आना है, तो अंदर लाने के लिए अब देखिए ध्यान रखना, अंदर लाने के लिए ध्यान रखना, अंदर लाने के लिए, अंदर लाने के लिए दिक्कत क्या होती है कि इसकी जो सेल वॉल होती है ये हिंड्रेंस देती है, क्योंकि सेल वॉल कभी भी इसके साथ अटैच नहीं होगी, क्योंकि सेल वॉल बहुत रिजिड होती है, इसको कभी भी इसके साथ अटैच नहीं होती है। जब अटैच नहीं होती है तो एंडोसाइटोसिस मैकेनिज्म हो ही नहीं पाता। ठीक है, क्योंकि देखिए एक्सोसाइटोसिस हो सकता है, क्योंकि एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है कि वो तो अंदर की तरफ है, एक्सोसाइटोसिस कहां होता है, अंदर से बाहर की तरफ, और एंडोसाइटोसिस कहां होता है, बाहर से अंदर की तरफ। तो जब अंदर से बाहर की तरफ होगा तो मेम्ब्रेन क्या करेगी, उसको सपोर्ट कर देगी, क्योंकि वो मेम्ब्रेन के साथ सीधा टच में आ रही है। लेकिन जब एंडोसाइटोसिस होता है तो सेल वॉल पहली टच में आती है, तो सेल वॉल के साथ कभी वो रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है, देखिए एंडोसाइटोसिस हो गया और ये एक्सोसाइटोसिस हो गया। ठीक है, ये देखिए आपकी पूरी मैकेनिज्म हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आता है मेंबर अफेक्टिंग दी फैक्टर अफेक्टिंग द फ्लूइडिटी। देखिए अब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो फ्लूइडिटी को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले मेम्ब्रेन कंपोजिशन, मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन है वो फ्लूइडिटी को बहुत इफेक्ट करती है। अब ध्यान रखना, यहाँ पर मेम्ब्रेन की कंपोजिशन से मतलब क्या है कि मेम्ब्रेन के अंदर कितना लिपिड है, कितना प्रोटीन है, ये बहुत इफेक्ट करता है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को लेकर। अगर मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि वैसे भी ये सॉलिड फॉर्म में होता है, तो क्या करेगा, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कम कर देगा। और इन केस ये कुछ फैक्टर्स है, लाइक आपको ध्यान रखना है कि अगर मेम्ब्रेन की कंपोजिशन चेंज होती है, फॉर एन एग्जांपल अगर नॉर्मल से कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया, तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से, कि कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन का एक पार्ट है, तो मेम्ब्रेन का एक पार्ट है कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से कंपोजिशन चेंज हो गया, और कंपोजिशन चेंज हो गया तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कम हो गई। मोर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे, मोर अनसैचुरेटेड का मतलब है कि उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो, क्योंकि क्या होता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो किसी से आसानी से रिएक्ट कर सकते हैं, और वो इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो ज्यादा फ्लूइड हो जाते हैं। ओके, लिपिड विद अ शॉर्टर चैन, मतलब अगर लिपिड में देखिए, अगर जो लिपिड है ये बेसिकली क्या होता है, जो लिपिड की जो चैन होती है वो अराउंड 10 to 17 कार्बन की होती हैं, और अगर ये छोटी चैन होंगी तो बहुत स्टिफ होंगी, और स्टिफ होंगी तो आसानी से वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आने की वजह से आसानी से अपने आप में चेंज लेके आएंगी, और जब चेंज लेके आएंगी तो वो लाइक जो लिपिड की जो शॉर्टर चैन्स होती हैं अनस्टेबल हो जाएंगी, और जब अनस्टेबल हो जाएंगी तो ध्यान रखना वो ज्यादा फ्लूइडिटी शो करेंगी। ठीक है, इसलिए because they are susceptible to the change in kinetic energy due to the smaller molecule size, ज्यादा छोटा, देखिए अगर छोटी चैन होंगी तो स्मॉलर मॉलिक्यूलर साइज भी छोटा होगा, तो उनके जो आसपास के इन्वायरमेंट से बहुत जल्दी वो इफेक्टिव होंगी और काइनेटिक एनर्जी उनकी चेंज हो जाएगी, और काइनेटिक अगर एनर्जी चेंज हुई
तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होने का मतलब है कि उनके मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट शुरू हो जाएगा, और मॉलिक्यूल्स में अगर मूवमेंट शुरू हुआ तो वो मेम्ब्रेन फ्लूइड हो जाएगी, ठीक है। और यही अगर वो मेम्ब्रेन, वही लिपिड अगर ब्रांच होगी तो ब्रांच होने से क्या होगा कि मेम्ब्रेन अब ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, स्टिफनेस उसकी बढ़ जाएगी, और जब स्टिफनेस बढ़ जाएगी तो मेम्ब्रेन ज्यादा फ्लूइडिटी, ध्यान रखना मेम्ब्रेन उस वक्त उसकी फ्लूइडिटी कम हो जाएगी। देखिए फ्लूइडिटी जब ज्यादा होती है जब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ज्यादा वो फ्लूइड होगी, जितनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी उतनी ज्यादा वो सॉलिड नेचर में होगी, और जितनी ज्यादा ब्रांच होगी तो इफेक्टिवनेस उसका जो बाहर का इफेक्ट, वो एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है वो कम होगा, कम होगा तो मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी होती है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, जो आर्की बैक्टीरिया एक तरह के इसको हम एंशिएंट मतलब प्राचीन बैक्टीरिया कहते हैं, इन बैक्टीरिया में ये ज्यादा लाइक स्टेबल होते हैं, क्योंकि जो हमारे यू बैक्टीरिया से ज्यादा स्टेबल आर्की बैक्टीरिया होते हैं। आर्की बैक्टीरिया ध्यान रखना ये पुराने बैक्टीरिया हैं, और जो यू बैक्टीरिया वो न्यू बैक्टीरिया हैं। आर्की बैक्टीरिया ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि इनमें ब्रांच चेन लिपिड होता है, दैट्स व्हाई दे शो दी हायर स्टेबिलिटी, क्योंकि उनके अंदर ब्रांच चेन होता है। तो सब में अलग अलग है। देखिए अगर मान के चलो अगर शॉर्ट चेन है लिपिड की तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी पे क्या फर्क पड़ता है, मेम्ब्रेन की अगर चेन ब्रांच है तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी पे क्या फर्क पड़ता है। अगर मेम्ब्रेन लाइक इस सेम फैक्ट में अगर लाइक उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी पे क्या फर्क पड़ता है। उसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम या ज्यादा है तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर मेम्ब्रेन में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ज्यादा होती है। इसलिए ही एक लिपिड के मॉलिक्यूल में जैसे कि दो टेल होती है, एक सीधी होती है एक ऐसे टेढ़ी होती है, जो सीधी होती है वो सैचुरेटेड है, जो टेढ़ी होती है वो अनसैचुरेटेड है। इसलिए ना सैचुरेशन और अनसैचुरेशन इक्वल क्वांटिटी में आने की वजह से फ्लूइडिटी मेंटेन रहती है। क्योंकि अगर मान के चलो दोनों में अगर जैसे दोनों जो चेन है, दोनों जो टेल है, अगर दोनों ही अनसैचुरेटेड होती है तो मेम्ब्रेन ज्यादा फ्लूइड हो जाती है, और ज्यादा फ्लूइड होने से मेम्ब्रेन अनस्टेबल हो जाती है। और अगर दोनों ही चेन अगर सैचुरेटेड होती, दोनों ही टेल अगर सैचुरेटेड होती तो मेम्ब्रेन ज्यादा अनस्टेबल हो जाती, ठीक है। तो उस वक्त मेम्ब्रेन क्या होती है, सॉलिड हो जाती है। सॉलिड भी हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि फिर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे। इसलिए हर चीज को बहुत सोच समझ के बनाया गया। वैसे ही फॉस्फोलिपिड की कंपोजिशन भी सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। कैसे, जैसे विंटर सीजन आएगा, विंटर सीजन हुआ बहुत ठंड लगेगी, ठंड लगेगी तो टेम्परेचर कम होगा तो ठंड लगेगी, ठंड लगेगी तो क्या होता है कि देखिए सर्दी में तो हर कुछ जम जाता है, तो मेम्ब्रेन कौन सी क्या कहते हैं खेत की मूली है, तो मेम्ब्रेन भी जम जाएगी, और जब मेम्ब्रेन जम जाएगी तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कम हो जाएगी। मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कम हो गई तो भैया फिर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, और जब ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस रुक जाएगा तो भैया साइटोप्लाज्म काम कैसे करेगा, और जब साइटोप्लाज्म काम नहीं कर पाएगा तो फिर साइटोप्लाज्म की डेथ। साइटोप्लाज्म की डेथ का मतलब सेल की डेथ, सेल की डेथ मतलब टिश्यू की डेथ, टिश्यू की डेथ मतलब ऑर्गन की डेथ, ऑर्गन डेथ मतलब ऑर्गन सिस्टम फेल, ऑर्गन सिस्टम फेल मतलब बॉडी फेल। इसलिए क्या करा भगवान ने, बड़ा सोच समझ के एक नया टैक्टिक निकाली। क्या निकाली, जैसे ही विंटर सीजन आता है तो फ्लूइडिटी कम ना हो, इसलिए जो फॉस्फोलिपिड होती है वो ज्यादा अनसैचुरेटेड, अपने आप वो अनसैचुरेटेड हो जाती है और शॉर्ट हो जाती है। अनसैचुरेटेड होगी, शॉर्ट होगी तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी अपने आप बढ़ जाएगी। देखिए सब कुछ प्रॉपर वे से मेंटेन किया, इसलिए कहते हैं भगवान से बड़े अच्छे इंजीनियर कोई नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। समर सीजन आएगा, फ्लूइडिटी बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, फ्लूइडिटी बढ़ेगी, फ्लूइडिटी बढ़ेगी तो मेम्ब्रेन बिल्कुल अनस्टेबल हो जाएगी, तो मेम्ब्रेन को सैचुरेटेड किया गया। अब सैचुरेटेड करने के लिए इसको अब अगर फ्लूइडिटी अगर मेम्ब्रेन से फैलेगी, जब फैलेगी तो क्या होगा, मेम्ब्रेन अनस्टेबल हो जाएगी, सेल ही खत्म हो जाएगा, सेल का जो स्ट्रक्चर और शेप है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए समर के टाइम पर जो समर सीजन के टाइम पर जो आपकी फैटी एसिड्स की जो चेन होती है वो ज्यादा सैचुरेटेड हो जाती हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है वो ज्यादा सैचुरेटेड हो जाती हैं और ब्रांच हो जाती है, अपने आप चेंज होता है। सैचुरेटेड हो जाएंगे, मैंने बताया था अगर सैचुरेटेड हो और ब्रांच हो तो फ्लूइडिटी अपने आप उसकी कम हो जाती है, और फ्लूइडिटी कम होगी तो हम भी सेफ रहेंगे। क्योंकि हमारा फिर तो क्या होगा कि अगर मान के चलो ऐसा होता कि समर के टाइम पर तो हमारी सेल की शेप ही बिगड़ जाती, तो हमारा स्ट्रक्चर ही पूरे बॉडी का बिगड़ जाता, हम पता नहीं कैसे फैले हुए होते, ठीक है। अजीब सा होता है ना, बिल्कुल फैले हुए होते। लेकिन इसको भी मेंटेन किया गया, मेम्ब्रेन की जो फॉस्फोलिपिड है उसको सैचुरेटेड किया गया, ठीक है, उसको ब्रांच किया गया जिससे कि फ्लूइडिटी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। अभी हमने पढ़ा, इसलिए बहुत सोच समझ के हर एक फैक्टर को भगवान ने बनाया है। सोचिए कितने हाई लेवल पे चीजों को, कितना सोच समझ के चीजों को बनाया गया है, ठीक है। अभी तक हमने सेल मेम्ब्रेन के वैरायटी ऑफ फंक्शन देखे थे कि सेल मेम्ब्रेन क्या कहते हैं, आपकी सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है,
ठीक है। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली देखिए ट्रांसपोर्ट में मदद करती है, इसके अलावा एक सेल की शेप बनाने में मदद करती है, जो टॉक्सिक कंपोनेंट होते हैं उनको सेल के बाहर रखती है, ऑस्मोटिक बैरियर बनाने में मदद करती है, ठीक है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म के जितने भी मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो पूरा सेटलमेंट करती है, बाहर के एनवायरनमेंट से सिग्नल मेंटेन रखती है, होम्योस्टेसिस बनाए रखती है, ठीक है, ताकि बाहर का और अंदर का एनवायरनमेंट एक जैसा रहे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे अदर फंक्शंस हैं जो मैंने उस वक्त आपको इसलिए नहीं बताए थे क्योंकि पहले आपको यह समझाना था कि प्रोटीन और लिपिड के बारे में आपको समझाना था। चलिए यहां पर हम अदर फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं कि क्या क्या अदर फंक्शंस हैं। देखिए, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द एंडोसाइटोटिस एंड एक्सोसाइटोटिक प्रोसेस। मैंने बताया जब मॉलिक्यूल्स को अंदर लेना हो, मॉलिक्यूल्स को बाहर भेजना हो, तो एक्सोसाइटोटिस और एंडोसाइटोटिस दोनों होता है। It is also required for the cell division, cell growth, secretion, formation of intracellular junctions. इनके लिए भी जरूरी होती है। अब देखिए वन बाय वन समझाता हूं। सबसे पहले मैं सिक्रेशन समझाता हूं क्योंकि थोड़े से समझाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। सिक्रेशन क्या होता है? सिक्रेशन होता है सेल से जो भी वेस्ट मटेरियल है या फिर जो काम के मटेरियल है उनको मेम्ब्रेन से बाहर भेजना। और मैंने आपको अभी पढ़ाया था एक्सोसाइटोटिस, सेम वही फिनोमिना है। एक्सोसाइटोटिस में क्या किया था कि आपको सिक्रेशन किया था सेल के बाहर। जब सेल के बाहर आपने जब सिक्रेशन किया था तो क्या हुआ था कि जो सिक्रेशन जब आपने किया था तो क्या किया था कि जितने भी आपके कंपाउंड थे उनके चारों तरफ वेसाइकल बना दी थी और वेसाइकल के फॉर्म में उसको मेम्ब्रेन के बाहर भेज दिया था। वही सिक्रेशन कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, कहने का मतलब है दो सेल के बीच में जंक्शन बनाने का काम करती है सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि दो सेल के बीच में सिग्नलिंग कर सके। या अगर प्लांट सेल है तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होगा, एनिमल सेल्स है तो गैप जंक्शंस होते हैं, टाइट जंक्शंस होते हैं, वो हम पढ़ेंगे लेटर ऑन अभी। तो मतलब दो सेल के बीच में कोऑर्डिनेटेड करने का काम कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन करती है। इसके अलावा सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ। सेल डिवीजन का काम क्या होता है कि जब जैसे देखिए सेल डिवाइड हो रही होती है तो क्या होता है, देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। जब सेल डिवाइड हो रही होती है तो एट द एंड क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड होता है और सेल कुछ ऐसी शेप में होती है, इस तरह से होती है, ठीक है। अब देखिए ये एक पहली सेल है, ये दूसरी सेल है। अब एट द एंड जब सेल फाइनली डिवाइड होने के बाद में जब उसके न्यूक्लियस डिवाइड हो चुके होते हैं, क्रोमोसोम डिवाइड हो चुके होते हैं, फिर क्या होता है इन दोनों के बीच में ये यहां से जैसे क्या होता है, यहां से ये और यहां से ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। देखिए दोनों आपस में जुड़ेंगे, जब तो जुड़ेंगे, जब तो क्या होगा, एक सेल अलग होगी। जैसे ये आपस में जब तक देखिए जब तक ये दोनों सिरे आपस में नहीं जुड़ेंगे तब ये दो सेल जब तक अलग नहीं होंगी ना। अब देखिए जैसे मान के चलो कि ये देखिए ये फाइनली सेल की स्टेज लिखी है। हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि अजीब सा आम जैसा स्ट्रक्चर क्या बना दिया, लेकिन ये आपको बाद में समझ में आ जाएगा कि देखिए एक जैसे क्या हुआ, ये फाइनली जब सेल डिवाइड हो चुकी होती है तो सेल का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों एक दूसरे से जुड़ने की दोनों एक दूसरे के जुड़ने के कांटेक्ट में आते हैं। जब कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है कि दो सेल अलग अलग हो जाती है। जब ये दोनों पार्ट आपस में जुड़ते हैं, जब ये दोनों पार्ट आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ने के लिए जरूरी होता है कि ये दोनों आपस में जुड़े और चिपक जाए, और चिपकने के लिए आई मीन टू से भी दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो जाए, ठीक है। और जब दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे तो इसके लिए जरूरी कि सेल मेम्ब्रेन आपस में अटैच हो। और ध्यान रखना ये सेल मेम्ब्रेन है आपस में आसानी से जुड़ जाती है, क्योंकि क्या होता है ये जेल है, जेल तो आसानी से एक दूसरे को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेगी तो आसानी से जुड़ के उसको पूरी तरह से अलग कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए जब तक ये दोनों जुड़ेंगे, जब तक जुड़ेंगे नहीं दोनों सेल अलग अलग नहीं होगी। इसलिए सेल डिवीजन में सेल मेम्ब्रेन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेल की ग्रोथ कब होती है? जब सेल को प्रॉपर फंक्शंस में हो, सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, सेल को प्रॉपर सब कुछ विटामिन जो भी सेल की जरूरत है सब कुछ मिले, पूरी ग्रोथ होगी। और इसके लिए सेल मेम्ब्रेन बहुत सोच समझ के काम करती है कि देखिए जो जो जरूरत की चीज है उसको आने देती है और जो जरूरत की चीज नहीं है उसको नहीं आने देती, ठीक है। तो सेल डिवीजन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेल डिवीजन जो मैंने लिखा है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर बना है ये फाइनल स्ट्रक्चर होता है कि जब सेल डिवाइड होने वाली होती है, फाइनली क्रोमोसोम डिवाइड हो चुके होते हैं, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। तो दोनों के आपस में जुड़ते हैं, जुड़ेंगे तो ये यहां से शुरू होगा जुड़ना, ये यहां से शुरू होगा और एट द एंड दोनों एक पॉइंट पे आकर मिल जाएंगे। जब मिलेंगे तो एक सेल अलग हो जाती है, ये सेल अलग हो जाती है, और जब दोनों मिलेंगे तो ये सेल मेम्ब्रेन दोनों आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद में दोनों पार्ट अलग हो जाते हैं। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन लाइक खुद एक इतनी अच्छी स्ट्रक्चर है कि जो आसानी से वैसे भी जुड़ जाती है। इट अलाउड द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये तो मैंने बताया आपको। अब ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा समझना है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट।
एंड ओनली सेलेक्टिव परमेबल टू द सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ इट। मतलब जो सेलेक्टिव परमेबिलिटी ही इसमें मदद करती है, जो मॉलिक्यूल्स को एक साइड भेजने में मदद करती है, या तो अंदर से बाहर या फिर बाहर से अंदर। ठीक है, अब ये दो तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नॉर्मल मतलब समझिए, पैसिव का मतलब होता है जब कोई जिसमें ऐसे ट्रांसपोर्ट जिसमें आप किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और उसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें आपको कोई एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए, अगर मान के चलो आपको, कैसे फॉर एन एग्जांपल, आपको पहाड़ पे चढ़ना है, नीचे से ऊपर चढ़ना है, तो ऑब्वियस सी बात है यू नीड सम एनर्जी, आपको एनर्जी चाहिए, आप अपनी एनर्जी आप यूज करोगे जब भी चढ़ पाओगे, तो उस वक्त आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। आप पहाड़ पे चढ़ गए और आपको कोई धक्का दे दे पीछे से, ठीक है, या आपको खुद ही उतर जाओ नीचे से, तो क्या आपको एनर्जी लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों? वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। तो ध्यान रखना, एक याद रखना हमेशा, बहुत अच्छा एक पॉइंट है यहां से, हमेशा लाइक जो नेचर का जो फिनोमिना होता है ना, जो नेचर का एक फिनोमिना होता है, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। हमेशा जनरली नेचर में जितने भी मूवमेंट होते हैं, सब हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर पार्ट में होते हैं। लेकिन हमेशा अगर आपको मेहनत करनी है, तो आपको नीचे से ऊपर जाना है, और नीचे से ऊपर जाने के लिए हमेशा मेहनत लगती है। ऊपर से नीचे आने में कोई मेहनत नहीं लगती, मिनट लगते हैं, मिनट। और लेकिन नीचे से ऊपर जाने के लिए एनर्जी लगती है। इसलिए आप जब नीचे से ऊपर जाते हो ना, तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ता है और अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करना ही पड़ता है। आपको नीचे से ऊपर जाना है, आपको भी नीचे से ऊपर जाना है, तो नीचे से ऊपर जाना है तो भैया एनर्जी देनी ही पड़ेगी। और विदाउट इन्वेस्टिंग योर एनर्जी कुछ नहीं कर सकते। और एक बार आप ऊपर तक पहुंच गए ना, फिर आपके सब कुछ आपके हाथ में होगा। बट यही है कि नीचे से ऊपर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और इसी को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, इसलिए आपसे भी वही रिक्वेस्ट है, आपको नीचे से ऊपर जाना है तो आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। पैसिव ट्रांसपोर्ट, देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि यहां पर मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट होता है, जिसमें कोई एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, एंड दिस इज कॉल्ड द पैसिव ट्रांसपोर्ट। जिसमें नेचुरल सॉल्यूट्स का मतलब होता है कि जैसे नेचुरल पार्टिकल्स, जैसे कि पोटेशियम आयन, सोडियम आयंस, ओके, बाइकार्बोनेट आयंस, ऐसे नेचुरल सॉल्यूट्स होते हैं। ठीक है, दे मे मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। देखिए, अगर आप मान के चलो, आप भीड़, जैसे एक सिंपल सा पॉइंट है, पहले आप इसको पॉइंट को समझ लीजिए। अगर आप हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आ रहे हो, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। मतलब जैसे कि आप फॉर एन एग्जांपल, आप एक रूम में एक परफ्यूम को बॉटल ओपन कर दें। आप बचपन में एक एग्जांपल हमेशा सुनते होंगे, आफ्टर सम टाइम दैट मॉलिक्यूल, दैट परफ्यूम स्प्रेड थ्रू आउट अ चैम्बर, थ्रू आउट योर रूम। क्यों? दैट इज अ डिफ्यूजन। वैसे अगर आप, वही है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स आपके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव आउट होते हैं, थ्रू आउट स्प्रेड होते हैं, तो उनको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको वही लोअर टू हायर करना है ना, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। यू आर लाइक, अब यू आर डूइंग समथिंग अगेंस्ट टू द नेचर, यू हैव टू स्पेंड द एनर्जी। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में देखिए, अगर आप लाइक इफ यू आर इन अ क्राउड के साथ चलना बहुत आसान होता है, लेकिन हिम्मत होनी चाहिए अकेले चलने की। तो क्राउड के साथ चलना, हायर कंसंट्रेशन में चलोगे, कोई दिक्कत नहीं है, नेचर का रूल है, अपने आप बहते नीचे गिर जाओगे। लेकिन अगर अकेले चलोगे और नीचे से ऊपर पहुंचोगे, उसके लिए आपको अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव डायरेक्शन में करोगे तो गलत रिजल्ट आएंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में करोगे तो सही रिजल्ट आएंगे। ओके, इसलिए भगवान ने भी हमें पूरे लाइक हमें पूरी एनर्जी इसी में, देखिए, वरना अगर सब कुछ पैसिव ही होना होता तो फिर हमें फूड की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि सब कुछ अगर पैसिव ही हो रहा है, अगर फॉर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन सब कुछ पैसिव होगा, तो एनर्जी की जरूरत नहीं होती। और एनर्जी की जरूरत नहीं होती तो खाना क्यों खाते हैं? हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे फिनोमेना जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे काम करते हैं, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे काम करते हैं जिसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी के लिए ही, और वो एनर्जी को हमें सही डायरेक्शन में लेके जाना है। रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जाओगे तो रॉन्ग रिजल्ट आएंगे। ओके, पैसिव ट्रांसपोर्ट, वाटर में आल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन थ्रू द एक्वापोरिन्स। जैसे मैंने बताया था कि जो नेचुरल सॉल्यूट्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल सॉल्यूट्स होते हैं, वो आसानी से मूव कर जाते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन आसानी से मूव कर जाते हैं। वाटर भी इवन हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है थ्रू द एक्वापोरिन्स। अब ये एक्वापोरिन्स क्या है? एक्वापोरिन्स कुछ नहीं होते, ये इंटरनल मेम्ब्रेन का एक तरीका सा चैनल होता है। मतलब इंटरनल मेम्ब्रेन का एक चैनल होता है, कहने का मतलब क्या है?
पहले ऐसा माना जाता था कि वाटर नॉर्मली हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन मेम्ब्रेन से क्रॉस कर जाता है, लेकिन अब खुद सोचिए मैम, अब देखिए जो आपकी लिपिड की लेयर होती है, ऊपर तो क्या होता है लाइक हाइड्रोफिलिक होता है, नीचे की तरह हाइड्रोफोबिक होता है। अगर वाटर हाइड्रोफिलिक को तो क्रॉस कर जाएगा, लेकिन हाइड्रोफोबिक को कैसे क्रॉस करे, उसके साथ एक डाउट है। तो इस डाउट को खत्म करने के लिए 1972 में एक डिस्कवरी की गई, इसमें बताया गया कि वाटर नो डाउट हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं, जिसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं, लेकिन एक्चुअली एक एक्वापोरिन्स होते हैं जिसके थ्रू वो वाटर मॉलिक्यूल्स पास होते हैं। वरना देखिए जैसे कि आपके मेम्ब्रेन है, ये आपकी जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ये तो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है, ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन है। यहां पर क्या है, ये मान के चलो वाटर मॉलिक्यूल है, सॉरी ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल ध्यान रखना, ये जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, इस वाटर मॉलिक्यूल को अगर आना है, अब ये वाटर मॉलिक्यूल ये तो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है, ये हाइड्रोफोबिक है, तो इसको तो क्रॉस कर जाएगा, लेकिन वो इस बला को कैसे क्रॉस करे, ये तो दिक्कत है ना। इसके लिए क्या हुआ, उन्होंने बताया कि एक्चुअली ये सीधे नहीं क्रॉस करते, इनके बीच में कुछ पोर्स होते हैं, ऐसे एक्वापोरिन्स होते हैं जिनके थ्रू ये इसको क्रॉस करते हैं, जिसको हमने बताया था ना कैरियर प्रोटीन। तो ये एक तरह के नॉट जैसे कि एक तरह के चैनल होते हैं, एक गुफा होती है, एक टनल होता है, तो उस टनल में से होते हुए निकलते हैं। मतलब लिपिड मेम्ब्रेन के बीच में जो प्रोटीन की टनल्स होती है ना, वो उनसे होते हुए निकलते हैं। मेम्ब्रेन से तो लिपिड से निकलना तो पॉसिबल नहीं है, ऊपर का रीजन तो क्रॉस कर जाएंगे, नीचे के रीजन को कैसे क्रॉस करेंगे। तो बीच बीच में जो रास्ते होते हैं ना, जिनको बाईपास कह सकते हो, वो बाईपास से निकलते हैं, ठीक है। ओके लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिपिड नॉन पोलर से नहीं निकल सकते, क्योंकि जो पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। अब जो लिपिड की जो नीचे की जो टेल लटकी पड़ी ना, पूंछ, वो तो नॉन पोलर है। अब वो नॉन पोलर से नहीं निकलते, इसके लिए उन्हें कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है, ठीक है। और कैरियर प्रोटीन के थ्रू वो मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं। कहने का मतलब है कि होंगे सब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट से ही, लेकिन कुछ तो डायरेक्ट हो जाते हैं, कुछ को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत होती है, किसी को चैनल की जरूरत होती है। जैसे कि वहां पे वाटर है, उसको एक चैनल की जरूरत थी। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, उनको कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है। इसलिए हर किसी को एक अपनी अपनी जरूरत होती है। जैसे देखिए, इसे हम डाउनहिल प्रोसेस भी कहते हैं। मतलब डाउनहिल का मतलब क्या होता है, फ्रॉम अप टू डाउन। और अप टू डाउन है, मान के चलो इफ यू आर हियर, अगर आपको यहाँ बीच में कोई धक्का दे दे, ठीक है, तो आप आसानी से लुढ़कते 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 नीचे आ जाओगे। और जब लुढ़कते 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 नीचे आओगे, तो क्या आपको क्या एनर्जी की जरूरत है, आसानी से आ जाओगे। इससे डाउन हिल मतलब नीचे, हिल मतलब पहाड़, डाउन मतलब पहाड़ पे नीचे की तरफ आ रहे हो। ये दो टाइप का होता है, एक सिंपल डिफ्यूजन, एक फैसिलिटेड। सिंपल मतलब आसानी से हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। फैसिलिटेड मतलब आपको कोई फैसिलिटी देनी पड़ेगी, वो जब ही आप आएंगे हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन देनी पड़ेगी फैसिलिटी। जैसे क्या होता है कि आपको कई बार फॉर एन एग्जांपल आपको कहीं से एक पोर्शन से दूसरे एरिया, एक एरिया से दूसरी जगह जाना है, तो कई बार क्या होता है पैदल नहीं जा सकते क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होता है, जो कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या यूज करते हो, कोई फैसिलिटी यूज करते हो, बस यूज करते हो, कार यूज करते हो, या फिर बाइक यूज करते हो, तो वो फैसिलिटी है। सिंपल डिफ्यूजन में तो आसानी से हायर कॉन्सेंट्रेशन तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेंगे, बीच में किसी तरह की कोई फैसिलिटी की जरूरत नहीं है। लेकिन फैसिलिटेड में उनको कोई फैसिलिटी चाहिए, कोई कैरियर प्रोटीन चाहिए, कोई आयन चैनल चाहिए, वो उसी फैसिलिटी का यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन तो क्या हुआ, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और इसमें किसी भी तरीके की कोई भी बीच में फैसिलिटी की जरूरत नहीं होती है, कोई फैसिलिटी की जरूरत नहीं है, आसानी से ऊपर से नीचे निकल जाएंगे। ये देखिए हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये हायर, यहाँ पे देखिए ज्यादा हायर मतलब 1 2 3 4, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन है, और नीचे देखिए 1 2, तो आसानी से ऊपर से नीचे की तरफ निकल जाएंगे, इनको बीच में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। जो नेचुरल सॉल्यूट्स होते हैं, कहने का मतलब जिन पे कोई चार्ज नहीं होता है, वो आसानी से निकल जाएंगे, उनको कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, आसानी से निकल जाएंगे। दिक्कत कहाँ आती है, जिन पे चार्ज है, पोलर मॉलिक्यूल जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, अब उनको निकलने के लिए तो भैया कैरियर प्रोटीन चाहिए होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही था, जिसमें हमने काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर बात किया। कल हम और थोड़े से पॉइंट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कल हम सेल मेम्ब्रेन को फिनिश कर देंगे। मुझे पता है सेल मेम्ब्रेन थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन जरूरी था। सेल मेम्ब्रेन से क्वेश्चन बहुत जरूरी आते हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम मिलेंगे आपसे कम नेक्स्ट लेक्चर में।
जब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।